नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट इन इंडिया। आज हम कॉर्पोरेट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब वैल्यूएशन, मेजरिंग एंड मैनेजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनीज, 8th एडिशन का सरल और व्यावहारिक सार समझेंगे। अगर आपने कभी सोचा है कि बड़े निवेशक, इन्वेस्टमेंट बैंकर, प्राइवेट इक्विटी फर्म या बिजनेस लीडर यह कैसे तय करते हैं कि किसी कंपनी की असली कीमत क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले लगभग 30 मिनट में हम इस किताब के मुख्य विचारों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप जान सकें कि वैल्यूएशन सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बल्कि बिजनेस वैल्यू क्रिएशन को समझने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले यह समझते हैं कि वैल्यूएशन आखिर जरूरी क्यों है। हर बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन वैल्यूएशन पर ही टिका होता है। चाहे आप कोई स्टॉक खरीद रहे हों, कोई कंपनी अक्वायर कर रहे हों, बिजनेस बेच रहे हों, कैपिटल रेज कर रहे हों, या कंपनी के अंदर रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हों, आप वैल्यू पर ही डिसीजन ले रहे होते हैं। वैल्यूएशन सिर्फ एनालिस्ट्स की स्प्रेडशीट एक्सरसाइज नहीं है। यह डिसीजन मेकिंग की भाषा है। यह हमें एक्साइटमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच अंतर समझने में मदद करती है। कोई कंपनी पॉपुलर हो सकती है, उसका फाउंडर फेमस हो सकता है, या उसका शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस सस्टेनेबली कैश फ्लोज जनरेट नहीं करता, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, प्राइस वह है जो आप चुकाते हैं, और वैल्यू वह है जो आपको मिलती है। मार्केट प्राइस रोज बदलती है। न्यूज़, सेंटिमेंट, लिक्विडिटी, मोमेंटम और फियर से प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू अलग चीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है भविष्य में बिजनेस जितने कैश फ्लोज जनरेट करेगा, उनका आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यह एस्टिमेट कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह हमें एक डिसिप्लिन्ड एंकर देता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट गलत हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन हमें यह पूछने पर मजबूर करती है कि बिजनेस की इकोनॉमिक्स वास्तव में कितनी स्ट्रांग है। इस फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि कंपनी वैल्यू मुख्य रूप से 3 ड्राइवर्स पर डिपेंड करती है। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन्स, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, यानी ग्रोथ हासिल करने के लिए बिजनेस को कितना कैपिटल लगाना पड़ता है। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्रोथ अकेले इनफ नहीं है। अगर कोई कंपनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन्स कमजोर हैं और कैपिटल बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। सबसे अच्छी कंपनीज वही होती हैं जो प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट तरीके से ग्रो करती हैं। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। कंपनी तब वैल्यू क्रिएट करती है जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर हो। आसान भाषा में कहें तो अगर कंपनी इन्वेस्टर्स से लिया गया कैपिटल ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाती है जो रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, तभी वैल्यू क्रिएट होती है। अगर कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन उसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे है, तो वह ग्रोथ भी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक्सपेंशन देखना काफ़ी नहीं है, कैपिटल एलोकेशन की क्वालिटी देखना भी ज़रूरी है। किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने से पहले उसके बिजनेस इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझना पड़ता है। इसके लिए रिपोर्टेड अकाउंटिंग नंबर्स को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एनालिस्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिऑर्गेनाइज करते हैं, ऑपरेटिंग आइटम्स और फाइनेंसिंग आइटम्स को अलग करते हैं, कोर अर्निंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टैक्सेस को नॉर्मलाइज करते हैं, और इन्वेस्टेड कैपिटल को केयरफुली मेजर करते हैं। कारण साफ है। वैल्यूएशन अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन के शोर पर नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग कैश जनरेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। अगर इनपुट्स गड़बड़ हैं, तो वैल्यूएशन भी गड़बड़ होगी। कोई भी वैल्यूएशन मॉडल उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी अजम्पशंस होती हैं। इसलिए फोरकास्टिंग इस फ्रेमवर्क का सेंट्रल हिस्सा है। हमें सिर्फ पिछले ट्रेंड्स को आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए कि मार्केट साइज कितना है, कंपनी की कंपिटिटिव पोजीशन क्या है, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकती हैं या नहीं, री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बदलेंगे। अच्छी फोरकास्टिंग भविष्यवाणी नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड जजमेंट है। यह बिजनेस स्टोरी को नंबर्स में ट्रांसलेट करती है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। यह कॉन्सेप्ट टेक्निकल लगता है, लेकिन सिंपल है। इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा फ्री में नहीं देते।
इक्विटी इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के बदले रिटर्न चाहते हैं। लेंडर्स इंटरेस्ट और रीपेमेंट चाहते हैं। इन सभी फंडिंग प्रोवाइडर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न का कंबाइंड मेजर ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जितनी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कंपनी होगी, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना कम हो सकता है। जितनी रिस्की कंपनी होगी, डिस्काउंट रेट उतनी ज्यादा होगी। इसलिए सेम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग कंपनीज के लिए अलग हो सकती है। मैकिन्सी वैल्यूएशन फ्रेमवर्क का सबसे सेंट्रल मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF। इसका लॉजिक बहुत एलिगेंट है। किसी कंपनी की वैल्यू उसके फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। हम आने वाले कई सालों के फ्री कैश फ्लोज का एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उन्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकालते हैं। DCF पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह हमें मजबूर करता है कि हम ग्रोथ, मार्जिन्स, टैक्सेस, रीइन्वेस्टमेंट और रिस्क को क्लियरली डिफाइन करें। यह वैल्यूएशन को बिजनेस इकोनॉमिक्स से जोड़ता है, सिर्फ मार्केट कंपैरिजन से नहीं। अधिकांश DCF मॉडल्स में टोटल वैल्यू का बड़ा हिस्सा अगले 2-3 सालों से नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले लॉन्ग टर्म पीरियड से आता है। इसे टर्मिनल वैल्यू या कंटिन्यूइंग वैल्यू कहा जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म असम्पशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आप अनरियलिस्टिकली हाई परपेचुअल ग्रोथ अज्यूम कर लें, तो वैल्यूएशन बहुत इन्फ्लेट हो सकती है। अगर आप मान लें कि कंपनी फ्यूचर में हेल्दी रिटर्न्स नहीं कमा पाएगी, तो वैल्यू बहुत नीचे जा सकती है। इसलिए एनालिस्ट को यह सोचना पड़ता है कि मैच्योर स्टेज में बिजनेस कैसा दिखेगा, स्टेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल मार्जिन्स, रीजनेबल रीइन्वेस्टमेंट और कम्पिटिटिव बैलेंस के साथ। कई इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन मल्टीपल्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वे फास्ट और इजी लगते हैं। EV टू EBITDA, PE, प्राइस टू बुक जैसे रेशियोज क्विक कंपैरिजन में मदद करते हैं। लेकिन एक गहरी बात यह है कि हर मल्टीपल के अंदर कुछ हिडन असम्पशंस होती हैं: ग्रोथ, रिस्क, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और अकाउंटिंग क्वालिटी। अगर दो कंपनीज अलग मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही हैं, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं कि एक चीप है और दूसरी एक्सपेंसिव। हो सकता है एक बिजनेस की इकोनॉमिक्स बेहतर हो, ग्रोथ क्वालिटी स्ट्रॉन्गर हो या रिस्क कम हो। इसलिए मल्टीपल्स यूजफुल हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के लेंस से ही समझने चाहिए। कुछ बिजनेसेस बहुत सिंपल नहीं होते। कॉन्ग्लोमरेट्स, डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स या मल्टीपल सेगमेंट्स वाली कंपनीज को एक सिंगल फ्रेमवर्क से वैल्यू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे केसेस में सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन यूजफुल होती है। इसमें हर बिजनेस यूनिट को उसके इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग वैल्यू किया जाता है और फिर सबको जोड़कर टोटल कंपनी वैल्यू निकाली जाती है। यह अप्रोच पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, डिवेस्टिचर डिसीजंस और रीस्ट्रक्चरिंग एनालिसिस में खास तौर पर यूजफुल होती है। हाई ग्रोथ कंपनीज को वैल्यू करना सबसे चैलेंजिंग होता है। शुरुआती स्टेजेस में अर्निंग्स कम या नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन रियल स्टोरी कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन, यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केट साइज और फ्यूचर मार्जिन पोटेंशियल में छिपी होती है। इसलिए एनालिस्ट को टेम्पररी लॉसेस और स्ट्रक्चरल वीकनेस के बीच फर्क समझना पड़ता है। कोई कंपनी आज कैश बर्न कर रही हो, फिर भी वैल्यूएबल हो सकती है अगर वह ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर रही हो। लेकिन अगर ग्रोथ सिर्फ सब्सिडीज, डिस्काउंट्स या वीक रिटेंशन पर बेस्ड है, तो हेडलाइन ग्रोथ के पीछे रियल वैल्यू कम हो सकती है। मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सी कंपनीज फैक्ट्रीज से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, डेटा, ब्रांड, इकोसिस्टम और नेटवर्क इफेक्ट्स से वैल्यू क्रिएट करती हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स दिखते कम हैं, लेकिन पावरफुल हो सकते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि एसेट टैंजिबल है या डिजिटल। असली सवाल यह है कि क्या वह ड्यूरेबल कैश फ्लोज क्रिएट करता है। क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? क्या कस्टमर रिटेंशन स्ट्रॉन्ग है? क्या हर नया यूजर प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाता है? क्या डेटा प्रोडक्ट को ऐसा बेहतर बनाता है जिसे कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी न कर सकें? वैल्यूएशन तब ज्यादा इंसाइटफुल बनती है जब नंबर्स को स्ट्रैटेजी से जोड़ा जाए। वैल्यूएशन कभी वैक्यूम में नहीं होती। इन्फ्लेशन, नॉमिनल ग्रोथ, मार्जिन्स, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट रेट्स और डिस्काउंट रेट्स सबको प्रभावित करती है। क्रॉस बॉर्डर वैल्यूएशन में करेंसी रिस्क, सॉवरेन रिस्क, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी और अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स जैसी चैलेंजेस आ जाती हैं। कोई कंपनी सुपरफिशियली चीप लग सकती है, लेकिन मैक्रो रिस्क्स उसकी ट्रू वैल्यू को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड एनालिस्ट कैश फ्लोज,
करेंसी और डिस्काउंट रेट को कंसिस्टेंट तरीके से मैच करता है। गुड वैल्यूएशन सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कोहेरेंस है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक एक्साइटमेंट अक्सर डिसिप्लिन को पीछे छोड़ देती है। मैनेजमेंट टीम्स कई बार स्टोरी से प्रभावित होकर ज्यादा प्राइस पे कर देती हैं। इसलिए स्टैंडअलोन वैल्यू और सिनर्जी वैल्यू को अलग समझना जरूरी है। पहले यह समझिए कि टारगेट बिजनेस अपने आप में कितना वर्थ रखता है। फिर यह एस्टिमेट कीजिए कि कंबाइंड कंपनी कॉस्ट सेविंग्स, रेवेन्यू सिनर्जीज, बेटर कैपिटल एलोकेशन या स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन से कितना एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। लेकिन सिनर्जी असम्पशंस रियलिस्टिक और रिस्क एडजस्टेड होनी चाहिए, वरना एक्विजिशन शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि फाइनेंसिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन वे अपने आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते। डेट बढ़ाना, डिविडेंड देना, शेयर्स बायबैक करना या इक्विटी इश्यू करना रिस्क और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकता है, लेकिन बिजनेस की कोर इकोनॉमिक्स तभी इंप्रूव होगी जब कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर रिटर्न कमाए। कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी की जगह नहीं लेनी चाहिए। नंबर्स अपने आप काफ़ी नहीं होते। मैनेजमेंट को इन्वेस्टर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन भी रखनी होती है। स्ट्रैटेजी क्या है, कैपिटल एलोकेशन कैसे हो रहा है, रिस्क्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज क्या हैं, इन सब पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जब स्टोरी और नंबर्स अलाइन करते हैं, तब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जब मैनेजमेंट ओवर प्रोमाइस करती है या सिर्फ एडजस्टेड मेट्रिक्स के पीछे छिपती है, तो मार्केट इवेंचुअली रिएक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन थिंकिंग ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज करती है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यह फ्रेमवर्क खास तौर पर वैल्यूएबल है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कंज्यूमर ब्रांड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सेक्टर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हर जगह एक ही प्रिंसिपल लागू होता है, सिर्फ नैरेटिव के पीछे मत भागिए, कैश फ्लोज, रिटर्न ऑन कैपिटल और रीइन्वेस्टमेंट नीड्स को समझिए। कोई फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ब्रांड प्रीमियम डिजर्व कर सकती है अगर वह प्रॉफिटेबल स्केल बना रही हो। कोई बैंक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पा सकती है अगर उसकी एसेट क्वालिटी, फंडिंग स्ट्रेंथ और रिटर्न मेट्रिक्स ड्यूरेबल हो। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी रिच मल्टीपल डिजर्व करेगी जब उसके नेटवर्क इफेक्ट्स और मोनेटाइजेशन रियल हो। हर केस में वैल्यूएशन एक्साइटमेंट को डिसिप्लिन में बदलती है। तो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या है? वैल्यूएशन सिर्फ फॉर्मूलाज का विषय नहीं है। यह समझने का तरीका है कि बिजनेस वैल्यू कैसे क्रिएट करता है, स्ट्रैटेजी कैश फ्लोज में कैसे बदलती है, रिस्क रिक्वायर्ड रिटर्न को कैसे अफेक्ट करता है और डिसिप्लिन्ड असम्पशंस बेटर डिसीजंस तक कैसे ले जाती हैं। अगर आपको इस पूरे समरी से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हों, तो ये याद रखिए। प्राइस और वैल्यू एक चीज नहीं है। ग्रोथ तभी वैल्यूएबल है जब वह प्रॉफिटेबल और कैपिटल एफिशिएंट हो। DCF सबसे मजबूत कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। मल्टीपल्स यूजफुल हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के साथ। और ग्रेट इन्वेस्टिंग का मतलब है बिजनेस क्वालिटी को वैल्यूएशन डिसिप्लिन के साथ जोड़ना। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इन्वेस्ट इन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंटेलिजेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखते रहिए। धन्यवाद। जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बहुत लोग तुरंत किसी फॉर्मूला, कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट के बारे में सोचते हैं। लेकिन सीरियस इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन की शुरुआत नंबर्स से नहीं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से होती है। सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसका कस्टमर कौन है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी ड्यूरेबल है, कंपटीशन कितना इंटेंस है और मैनेजमेंट कैपिटल को कितनी समझदारी से एलोकेट करती है। अगर यह फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो कोई भी वैल्यूएशन मॉडल सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली स्प्रेडशीट बनकर रह जाएगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले बिजनेस मॉडल को पढ़ते हैं, फिर इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स समझते हैं और उसके बाद नंबर्स की तरफ जाते हैं। यही अप्रोच इस किताब का सेंट्रल स्पिरिट भी है। वैल्यूएशन का असली उद्देश्य फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के बीच डिसिप्लिन जजमेंट बनाना है। मान लीजिए आपके सामने एक कंपनी है जो अगले 5 सालों में हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। पहले साल 100 करोड़, दूसरे साल 120 करोड़, फिर 140, 160 और 180 करोड़। अगर आप इन्हें बिना डिस्काउंट किए जोड़ दें
तो टोटल अमाउंट बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन फाइनेंस हमें कहता है कि फ्यूचर का पैसा आज के पैसे से कम वैल्यूएबल होता है, क्योंकि समय, रिस्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीनों मौजूद होते हैं। इसलिए हम हर साल के कैश फ्लो को एक डिस्काउंट रेट से आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा है, तो वही फ्यूचर कैश फ्लो आज कम वैल्यूएबल लगेगा। अगर डिस्काउंट रेट कम है, तो प्रेजेंट वैल्यू अधिक होगी। DCF की सुंदरता यही है कि यह आपको फोर्सेस करता है कि आप दो बातें साफ साफ बताइए, बिजनेस कितना कैश जनरेट करेगा और उस कैश पर कितना रिस्क है। इसी कारण DCF केवल मैथमेटिक्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स प्लस जजमेंट का फ्रेमवर्क है। बहुत से इन्वेस्टर्स ग्रोथ देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वैल्यूएशन की दुनिया में ग्रोथ तभी वैल्यूएबल है जब कंपनी हेल्दी रिटर्न्स पर ग्रो करे। मान लीजिए दो कंपनीज हैं। दोनों 20% की ग्रोथ दिखा रही हैं। पहली कंपनी को इस ग्रोथ के लिए बहुत कम अतिरिक्त कैपिटल चाहिए, मार्जिन्स मजबूत हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत अच्छा है। दूसरी कंपनी को हर साल भारी केपेक्स करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाता है और मार्जिन्स दबाव में रहते हैं। सरफेस पर दोनों समान ग्रोथ दिखा रही हैं, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली कंपनी कहीं बेहतर है। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ और वैल्यू एक ही चीज नहीं है। ग्रोथ वैल्यू क्रिएशन का रॉ मटेरियल है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन तभी होता है जब कैपिटल प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। इसी वजह से मैच्योर इन्वेस्टर्स सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखते, बल्कि कैश कन्वर्शन, रीइन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी और रिटर्न ऑन कैपिटल को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स वैल्यूएशन में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही बताते हैं कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी है। अगर किसी बिजनेस की सेल्स बढ़ रही हैं लेकिन मार्जिन लगातार कॉम्प्रेस हो रहा है, तो फ्यूचर कैश फ्लोज उतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे जितने हेडलाइन ग्रोथ देखकर लग रहे थे। दूसरी तरफ कोई कंपनी मॉडरेट ग्रोथ दिखाए, लेकिन उसका ग्रोस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और फ्री कैश फ्लो कन्वर्शन लगातार स्ट्रॉन्ग हो, तो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन सरप्राइजिंगली अट्रैक्टिव हो सकती है। मार्जिन एनालिसिस हमें यह भी सिखाता है कि बिजनेस कमोडिटी जैसा है या डिफरेंशिएटेड है। कमोडिटी बिजनेसेस अक्सर प्राइस कंपटीशन में फंसते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड या टेक्नोलॉजी मोट वाली कंपनीज मार्जिन्स को डिफेंड कर सकती हैं। इसलिए जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन सोचते हैं, तो यह जरूर पूछिए कि मार्जिन आज कितना है, साइकिल के दौरान कितना बदल सकता है और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मार्जिन रेंज क्या हो सकती है। इसी से स्टेडी स्टेट वैल्यू का बड़ा हिस्सा तय होता है। भारतीय बाजार में वैल्यूएशन को समझना और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है और वैल्यूएशन डिस्पर्शन भी बहुत ज़्यादा है। कुछ सेक्टर्स प्रीमियम मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं क्योंकि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ, फॉर्मलाइजेशन, कंजम्पशन एक्सपेंशन या डिजिटल अडॉप्शन को प्राइस कर रही होती है। लेकिन इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि प्रीमियम मल्टीपल का आधार क्या है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंज्यूमर ब्रांड प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, तो क्या उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन मोट, ब्रांड रिकॉल, प्राइसिंग पावर और एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मॉडल है? अगर कोई बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, तो क्या उसका रिटर्न ऑन एसेट्स, लायबिलिटी फ्रैंचाइज, अंडरराइटिंग डिसिप्लिन और एसेट क्वालिटी वास्तव में सुपीरियर है? अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस चीप दिख रही है, तो क्या उसमें गवर्नेंस, रेगुलेशन या लेवरेज रिस्क एम्बेडेड है? इंडियन मार्केट में सिर्फ लो पे देखकर चीपनेस अज्यूम करना उतना ही डेंजरस है जितना हाई मल्टीपल देखकर क्वालिटी अज्यूम करना। वैल्यूएशन का डिसिप्लिन इन शॉर्टकट्स से बचाता है। टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की वैल्यूएशन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इन्वेस्टर्स करंट प्रॉफिट्स को या तो पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं या फिर करंट लॉसेस देखकर पूरा बिजनेस रिजेक्ट कर देते हैं। सही अप्रोच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच है। प्लेटफॉर्म बिजनेस को देखते समय हमें यूनिट इकोनॉमिक्स, कोहॉर्ट रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, मोनेटाइजेशन पाथ, नेटवर्क इफेक्ट्स और ऑपरेटिंग लेवरेज की दिशा समझनी चाहिए। अगर हर नया यूजर बिजनेस को और वैल्यूएबल बना रहा है, चर्न लो है, एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट के पास मोनेटाइजेशन का क्रेडिबल रोड मैप है, तो आज की कम प्रॉफिट्स फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन को जरूरी नहीं रोकती। लेकिन अगर ग्रोथ डिस्काउंट ड्रिवन है, यूजर रिटेंशन वीक है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन शैलो है, तो हाई हेडलाइन ग्रोथ भी टिकाऊ वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए वैल्यूएशन फ्रेमवर्क हमें कहता है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए,
लेकिन स्टोरी के पीछे इकोनॉमिक्स उससे भी बेहतर होनी चाहिए। मल्टीपल्स प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत यूजफुल हैं क्योंकि हर बार डिटेल DCF बनाना संभव नहीं होता। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मल्टीपल्स को लास्ट आंसर की तरह नहीं, फर्स्ट क्लू की तरह देखता है। अगर किसी कंपनी का पे बहुत हाई है, तो पूछिए मार्केट उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। शायद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, लो लेवरेज और ड्यूरेबल मोट। अगर EV टू EBITDA लो है, तो यह भी समझिए कि क्या बिजनेस साइक्लिकल है, कैपिटल इंटेंसिव है, गवर्नेंस कंसर्न्स हैं, या फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है। मल्टीपल्स नंबर्स को कंप्रेस करते हैं, लेकिन रियलिटी को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस यह है कि पहले मल्टीपल ऑब्जर्व कीजिए, फिर उस मल्टीपल को खोलकर उसके अंदर हिडन अजम्पशंस पहचानिए। यही वजह है कि सीरियस वैल्यूएशन थिंकिंग में कंपैरेबल एनालिसिस यूजफुल है, लेकिन स्टैंडअलोन फंडामेंटल एनालिसिस के बिना अधूरा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि बायर स्ट्रैटेजिक एक्साइटमेंट में फ्यूचर सिनर्जीज को बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से प्राइस कर देता है। मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में कॉस्ट सेविंग्स, क्रॉस सेलिंग, मार्केट शेयर एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन बेनिफिट्स बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन रियलिटी में सिस्टम्स इंटीग्रेशन, कल्चर मिसमैच, कस्टमर अट्रिशन, रेगुलेटरी फ्रिक्शन और मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्शन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड एक्वायरर पहले टारगेट की स्टैंडअलोन वैल्यू निकालता है। उसके बाद ही सिनर्जी वैल्यू का कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाता है। फिर यह भी सोचता है कि सिनर्जी का कितना हिस्सा सेलर को प्राइस में चला जाएगा और कितना हिस्सा बायर के शेयर होल्डर्स को वास्तव में मिलेगा। अगर यह डिसिप्लिन नहीं हो, तो डील स्ट्रैटेजिक लग सकती है, लेकिन शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए वैल्यूएशन हमें सिखाती है कि एक्विजिशन में सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, प्राइस पेड वर्सेस वैल्यू रिसीव्ड सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, लेकिन मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन में कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशनल स्ट्रेंथ होने के बावजूद शेयर होल्डर रिटर्न्स एवरेज रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेटर्स समझते हैं कि कब बिजनेस में री-इन्वेस्ट करना है, कब डेट कम करना है, कब डिविडेंड देना है, कब बायबैक करना है और कब एक्विजिशन से दूर रहना है। वे फैशनेबल डिसीजंस नहीं, वैल्यू एक्रेटिव डिसीजंस लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी के पास हाई रिटर्न री-इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत बड़ा डिविडेंड देना शायद स्मार्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कमजोर हैं, तो शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस करना बेहतर हो सकता है। वैल्यूएशन में मैनेजमेंट क्वालिटी इसी कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज सिर्फ मार्केट डिमांड से नहीं, कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन से भी शेप होते हैं। ग्रेट मैनेजमेंट नंबर्स को सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं करती, वह इकोनॉमिक्स को वास्तव में बेहतर बनाती है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, करेंसी मूवमेंट और ओवरऑल लिक्विडिटी एनवायरनमेंट वैल्यूएशन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स यानी वे बिजनेसेस जिनकी वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज पर ज्यादा डिपेंड करती है, अक्सर हाई वैल्यूएशन पा लेते हैं। लेकिन रेट्स ऊपर जाने पर वही बिजनेसेस शार्प डे-रेटिंग फेस कर सकते हैं। इन्फ्लेशन मार्जिन्स, वेज कॉस्ट, इनपुट प्राइसेस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और डिस्काउंट रेट्स को अफेक्ट करती है। करेंसी मूवमेंट्स क्रॉस बॉर्डर अर्निंग्स और इंपोर्टेड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को बदल सकती हैं। इसलिए कोई भी वैल्यूएशन मॉडल मैक्रो रियलिटी से अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इन्वेस्टर को हर मैक्रो इवेंट प्रिडिक्ट करना है, बल्कि डिसिप्लिन्ड एनालिस्ट को इतना जरूर समझना चाहिए कि उसकी अजम्पशंस किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सेंसिबल हैं और किन परिस्थितियों में वैल्यूएशन थीसिस कमजोर पड़ सकती है। बिगिनर्स वैल्यूएशन में कुछ कॉमन मिस्टेक्स बार बार दोहराते हैं। पहली गलती है शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को ओवर एम्फसाइज करना और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स को इग्नोर करना। दूसरी गलती है ग्रोथ को क्वालिटी से अलग देखना। तीसरी गलती है बैलेंस शीट रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। चौथी गलती है वैल्यूएशन मल्टीपल को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेना। पांचवी गलती है बेस्ट केस अजम्पशंस को बेस केस बना देना। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इन सब मिस्टेक्स से बचने की कोशिश करता है। वह सिनारियोज बनाता है, बेस केस, अपसाइड केस और डाउनसाइड केस। वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है। वह समझता है कि वैल्यूएशन रेंज होती है, एग्जैक्ट पॉइंट एस्टिमेट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वह यह मानकर चलता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी।
यही ह्यूमिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत वैल्यूएबल होती है, क्योंकि वैल्यूएशन का काम सर्टेनिटी का इल्यूजन बनाना नहीं, अनसर्टेनिटी को स्ट्रक्चर देना है। अगर इस पूरी चर्चा को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में बदला जाए, तो मैसेज बहुत क्लियर है। ग्रेट बिजनेसेस और गुड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कोई शानदार बिजनेस भी गलत प्राइस पर खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है, और कोई एवरेज बिजनेस सही डिस्काउंट पर अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग की कला बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशन डिसिप्लिन दोनों को साथ लेकर चलने में है। आपको बिजनेस मॉडल समझना है, मैनेजमेंट को असेस करना है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखना है, फ्यूचर कैश फ्लोज का रीजनड एस्टिमेट बनाना है, रिस्क को ऑनेस्ट तरीके से प्राइस करना है, और फिर यह तय करना है कि करंट मार्केट प्राइस आपके अनुमान के मुकाबले सेफ्टी देती है या नहीं। यही माइंडसेट इन्वेस्टर को हर्ड बिहेवियर से दूर रखती है। यही माइंडसेट एक्साइटमेंट को एनालिसिस में बदलती है। और यही माइंडसेट वैल्यूएशन को सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग का कोर टूल बनाती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर चेकलिस्ट में बदलते हैं। जब भी आप किसी कंपनी को देखें, सबसे पहले यह पूछिए कि उसका बिजनेस मॉडल कितना समझ में आता है। रेवेन्यू कहाँ से आता है, कस्टमर्स क्यों टिके रहते हैं, और कंपटीशन से कंपनी अपने आप को कैसे अलग रखती है। दूसरा सवाल यह होना चाहिए कि मैनेजमेंट ग्रोथ के पीछे भाग रही है या डिसिप्लिन्ड वैल्यू क्रिएशन कर रही है। तीसरा, मार्जिन्स और रिटर्न ऑन कैपिटल को साइकिल के दौरान समझिए। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखकर कंक्लूजन मत बनाइए। चौथा, बैलेंस शीट को केयरफुली देखिए। कई बिजनेसेस अच्छे दिखते हैं, लेकिन डेट स्ट्रक्चर, रिफाइनेंसिंग रिस्क या वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस फ्यूचर रिटर्न्स को कमजोर कर सकते हैं। पांचवा, वैल्यूएशन मल्टीपल को आइसोलेशन में मत देखिए। यह समझिए कि मार्केट किस उम्मीद को प्राइस कर रही है। अगर करंट प्राइस में ऑलरेडी बहुत ऑप्टिमिस्टिक असम्पशंस शामिल हैं, तो इवन गुड बिजनेस भी वीक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और अगर मार्केट शॉर्ट टर्म फियर में किसी फंडामेंटली सॉलिड बिजनेस को इग्नोर कर रही है, तो वहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण एंगल पर ध्यान दीजिए, और वह है सिनारियो थिंकिंग। वैल्यूएशन करते समय सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन फोरकास्ट बनाना काफी नहीं होता। आपको बेस केस, ऑप्टिमिस्टिक केस और कंजर्वेटिव केस तीनों के बारे में सोचना चाहिए। बेस केस में मानिए कि बिजनेस नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा। ऑप्टिमिस्टिक केस में स्ट्रॉन्ग डिमांड, बेटर मार्जिन्स और लोअर रिस्क को कैप्चर कीजिए। कंजर्वेटिव केस में वीकर ग्रोथ, मार्जिन प्रेशर, हायर रेट्स या एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स को शामिल कीजिए। इससे आपको एक वैल्यूएशन रेंज मिलेगी, और फिर आप यह असेस कर पाएंगे कि करंट मार्केट प्राइस उस रेंज में कहाँ बैठता है। यही अप्रोच ओवर कॉन्फिडेंस को कम करती है। यही अप्रोच इन्वेस्टर को यह समझने में मदद करती है कि अनसर्टेनिटी एनिमी नहीं है, अनसर्टेनिटी वही जगह है जहां एनालिसिस और डिसिप्लिन आपको एज देते हैं। अंत में, इस किताब से मिलने वाला सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि इन्वेस्टिंग का मकसद सिर्फ चीप स्टॉक्स ढूंढना नहीं, बल्कि ऐसे सिचुएशंस को समझना है जहां बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों आपके पक्ष में हों। कई बार मार्केट शॉर्ट टर्म नॉइज में उलझ जाती है, लेकिन पेशेंट इन्वेस्टर बिजनेस फंडामेंटल्स, कैपिटल एलोकेशन, कैश फ्लो पोटेंशियल और वैल्यूएशन डिसिप्लिन पर फोकस करके बेहतर डिसीजंस ले सकता है। इसलिए वैल्यूएशन को डरने वाली चीज मत समझिए। इसे एक थिंकिंग फ्रेमवर्क की तरह देखिए। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप मार्केट नैरेटिव्स से कम प्रभावित होंगे और बिजनेस रियलिटी को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। और यही कारण है कि वैल्यूएशन को समझना हर सीरियस इन्वेस्टर के लिए एक आवश्यक स्किल है।